अब हम देखते हैं सेक्शन 195 व्यक्तियों को समन करने की शक्ति। सीआरपीसी सेक्शन 175 तो धारा 194 के अधीन कार्यवाही करने वाला पुलिस अधिकारी यथापूर्वोक्त 2 या अधिक व्यक्तियों को अन्वेषण के प्रयोजन से और किसी अन्य प्रयोजन से ऐसे व्यक्ति को जो कि मामले के तथ्य से परिचित है। तो 194 में जो इन्वेस्टिगेशन किया गया था उस समय जिन 2 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ी थी उन 2 व्यक्तियों को या किसी अन्य मामले से परिचित किसी अन्य व्यक्ति को लिखित आदेश के द्वारा समन कर सकेगा कि वह समन किया जाएगा कि वह हाजिर हो और उन प्रश्नों को छोड़कर जो कि उसे आपराधिक आरोप, शास्ति या संप्रेरण में डालते हैं, अन्य सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही उत्तर देने के लिए वह व्यक्ति आबद्ध होगा। बट इसमें प्रोवाइजो डाल दिया कि 15 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति, 60 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति या कोई महिला या मानसिक या शारीरिक रूप से पीड़ित कोई व्यक्ति उस स्थान के सिवाय जहाँ पर ऐसा व्यक्ति रहता है कहीं अन्य उसे किसी अन्य स्थान पर उसकी हाजिरी की उपेक्षा नहीं की जाएगी। उसकी जो है उसका जो बयान है वो उसके प्लेस पर ही लिया जाएगा। बट ये नेक्स्ट प्रोवाइजो जो है वो बीएनएस में नया जोड़ा गया है कि अगर ऐसा व्यक्ति पुलिस थाने पर हाजिर होने और उत्तर देने के लिए सहमत है तो पुलिस ऐसा करने के लिए उसे अनुज्ञात कर सकती है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें यहाँ न लिख दिया। हिंदी की जो इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन हिंदी में किया गया है वो गलत किया गया है। प्रोवाइडेड इसका कह रहा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ सच पर्सन इज विलिंग टू अटेंड, अगर कोई पर्सन चाहता है टू आंसर एट द पुलिस स्टेशन कि वह किसी भी प्रश्न का उत्तर पुलिस स्टेशन में दे, सच पर्सन में भी परमिट टू डू, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा करने के लिए परमिट किया जाएगा, अनुज्ञात किया जाएगा। इसका क्लोज सेकंड कह रहा है कि यदि तथ्यों से ऐसा प्रकट होता है कि कोई संज्ञेय अपराध जिसे सेक्शन 190 लागू होता है प्रकट नहीं होता तो पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति से मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हाजिर होने की उपेक्षा नहीं करेगा। यदि तथ्य से ऐसा कोई संज्ञेय अपराध प्रकट नहीं होता है, ठीक है, तथ्य से कोई ऐसा संज्ञेय अपराध प्रकट नहीं होता है जिसको कि सेक्शन 190 लागू है, तो पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हाजिर होने की उपेक्षा नहीं करेगा। अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस ही दिख रहा है तो ही ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने की उपेक्षा की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। अब है इस चैप्टर की लास्ट सेक्शन 196 सीआरपीसी सेक्शन 176 मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच। तो जब मामला धारा 194 के उपधारा 3 के खंड 1 और 2 में निर्दिष्ट प्रकृति का है कि जहाँ की महिला की मृत्यु 7 वर्ष के भीतर हो गई या 7 वर्ष के भीतर महिला ने आत्महत्या कर दी या 7 वर्ष के भीतर महिला की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई, तब मृत्यु के कारण की जांच पुलिस अधिकारी के द्वारा किए जा रहे अन्वेषण के बजाय या उसके अतिरिक्त निकटतम मजिस्ट्रेट करेगा। ठीक है, अन्वेषण पुलिस अधिकारी कर रहा है तो ठीक है, अन्यथा भी निकटतम मजिस्ट्रेट जो है ऐसे मामले का इन्वेस्टिगेशन करेगा जो मृत्यु समीक्षा के लिए सशक्त है। तो कौन सशक्त है इसमें हमें बता रखा है क्लोज 4 में 194 के क्लोज 4 में जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और धारा 194 की उपधारा 1 में वर्णित किसी भी दशा में इस प्रकार सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट कर सकेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आ गया। और यदि वह ऐसा करता है तो ऐसी जांच में वो सभी शक्तियां होंगी जो किसी अपराध की जांच करने में होती। आगे क्लोज सेकंड कह रहा है कि जहां कोई व्यक्ति मर गया या गायब हो गया या किसी महिला के साथ रेप का ऑफेंस किया गया है तो उस दशा में जबकि ऐसा व्यक्ति या महिला पुलिस अभिरक्षा या इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा प्राधिकृत किसी अभिरक्षा में है, क्या कोई व्यक्ति मर गया या फिर कोई व्यक्ति गायब हो गया, किसी महिला के साथ रेप का ऑफेंस किया है, तो इसमें ऐसा व्यक्ति या महिला पुलिस की अभिरक्षा में है या न्यायालय में है या मजिस्ट्रेट के द्वारा प्राधिकृत किसी अभिरक्षा में है, तो वहाँ पुलिस अधिकारी के द्वारा की गई जांच जो है या अन्वेषण जो है उसके अतिरिक्त जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधिकारी ने किया है इसके अतिरिक्त ऐसे मजिस्ट्रेट के द्वारा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर अपराध किया गया है जांच की जाएगी। तो पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है उसके अलावा भी मजिस्ट्रेट जांच कर सकता है, ये इस सेक्शन में कहा गया इंक्वायरी कर सकता है। क्लोज 3 कह रहा है कि ऐसी जांच करने वाला मजिस्ट्रेट जिसके संबंध में लिए गए साक्ष्य से इसके पश्चात विहित प्रकार से मामले की परिस्थिति के अनुसार अभिलिखित करेगा।
तो इस क्लोज में ये कहना चाह रहा है कि जो मामले की परिस्थितियों के अंतर्गत जिन चीज़ों को अभिलिखित किया जाना चाहिए उन सभी को मजिस्ट्रेट अभिलिखित करेगा। क्लोज फोर्थ में कहा जा रहा है कि जब कभी मजिस्ट्रेट के विचार में ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति को जो पहले ही या तो गाड़ दिया गया है या उसके डेड बॉडी की पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए जिससे कि उसकी मृत्यु का कारण पता चले, तो जिस व्यक्ति को पहले ही दफना दिया गया है ऐसे व्यक्ति के शरीर को मजिस्ट्रेट निकलवा सकता है और उसकी परीक्षा करवा सकता है। ये क्लोज 4 इम्पोर्टेंट आता है कि क्या मजिस्ट्रेट को ऐसी पावर है, तो हाँ 196 के क्लोज 4 में मजिस्ट्रेट को ये पावर है। जहाँ कोई जांच इस धारा के अधीन की जानी है वहाँ मजिस्ट्रेट जहाँ कहीं भी साध्य हो मृतक के उन नातेदारों को जिसके नाम पते दिए गए हैं उनको ऐसी इत्तला देगा कि वह जांच के समय उपस्थित हो। जब मृतक का शरीर निकाला जा रहा है तो मृतक के रिश्तेदारों को इस बात की इत्तला दी जाएगी कि वह ऐसी किसी इंक्वायरी के टाइम पर उपस्थित रहे। क्लोज 6 इसका कह रहा है कि उपधारा 2 के अधीन जांच या अन्वेषण करने वाला मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति की मृत्यु के 24 घंटे के भीतर उसकी परीक्षा किए जाने की दृष्टि से शरीर को निकटतम सिविल सर्जन, अन्य अर्हित चिकित्सक या इस निमित्त राज्य सरकार के द्वारा जो नियुक्त किया गया है उसे भेजेगा, जब तक कि लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसा करना संभव नहीं हो। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मृत्यु के 24 घंटे के भीतर भेजा जाएगा। टाइम ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है इसमें, निकटतम सिविल सर्जन के पास या अन्य अर्हित किसी चिकित्सक के पास। अब नातेदार के अंतर्गत कौन आएंगे, तो नातेदार के अंतर्गत माता पिता, संतान, भाई बहन, पति पत्नी, ये सभी नातेदार के अंतर्गत आते हैं। इस तरीके से अपना चैप्टर 13 सेक्शन 196 कंप्लीट हुई।